राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंड वाले मौसम में अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप दीदी किस जॉब में हो, तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बता रही हूँ कि मैं हरियाणा में ग्रुप डी की कर्मचारी हूँ। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वही इस बार सिलेक्ट हुए हैं हरियाणा ग्रुप डी की जॉब के लिए, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है ना वो 80+ गई है और मोस्टली वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया था और मात्र कुछ ही नंबरों से वो रह गए। तो ना चाहते हुए भी ग्रुप डी की जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है हमारे देश में कि प्राइवेट जॉब से तो अच्छा है सरकारी नौकरी हो, बेशक वो ग्रुप डी की ही जॉब क्यों ना हो। कोई घटिया पोस्ट नहीं है ग्रुप डी की, लेकिन जब आपका ऑफिस वर्क होता है तो उसमें सबसे निचले स्तर की है ग्रुप डी की जॉब। 9 महीने हो गए हमें ज्वाइन किए हुए, अभी तक ना हमें पोस्ट मिला है, ना हमें डिपार्टमेंट मिला है, ना ही हमें इस टाइम पे सैलरी दी जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी स्टाफ में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी कंपनी में या फिर कहीं भी किसी भी ऑफिस में ग्रुप डी की क्या इमेज है। अगर आपका स्टाफ कोऑपरेटिव है तो वो आपको फर्दर स्टडीज़ करने की परमिशन दे देता है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है ग्रुप डी की जॉब में। और अगर आपका स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अभी जब हमें पोस्ट और डिपार्टमेंट मिल जाएंगे उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि ग्रुप डी की जॉब के लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी है। अभी तो मुझे खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आप लोगों से क्या ही शेयर करूं। इस वीडियो में मैं अपने सीईटी ग्रुप सी की जर्नी शेयर करूंगी कि क्यों मैं उस एग्ज़ाम में 2 नंबरों से रह गई। कहते हैं कि आपके पास असफलता का कोई कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास असफलता का कोई कारण है, इसका मतलब ये है कि आपने उस जॉब के लिए 100% प्रिपेयर ही नहीं करा। तो मैं यहाँ ये बिल्कुल मानती हूँ कि मैं जब सीईटी का एग्ज़ाम देने गई थी तब मेरी तैयारी 100% नहीं थी। उसका कारण ये है कि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के टाइम पे ना चाहते हुए भी मैं अपना एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई। लेकिन एक जज्बा था अंदर कि हाँ तुम कर लोगी, काफ़ी लंबे समय से पढ़ रही हूँ। लेकिन जो एग्ज़ाम टाइम से पहले जो लास्ट मिनट वाले रिविजन्स होते हैं वो मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए। ना मैं PYQs लगा पाई, ना मैं प्रैक्टिस सेट्स लगा पाई, जिस वजह से सारा पढ़ा हुआ होकर भी, सब कुछ आते हुए भी क्वेश्चंस मेरे गलत हुए। एक मैथ्स में क्वेश्चन ऐसा था जिसके चक्कर में मैंने अपना बहुत सारा टाइम ख़राब कर दिया और उस वजह से मैं अपना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाई। और इस बार सीईटी में तो ऐसा था कि आप है ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप खाली छोड़ते हो तो आपकी OMR शीट रद्द हो जाएगी, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी ज़रूरी थे। बेशक उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही है कि बच्चे तुक्के लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक क्वेश्चन में मैं अटक गई थी मैथ्स के, जिसके चलते मैंने अपना बहुत सारा टाइम ख़राब कर दिया। और जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो टाइम कम था, क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो मैं अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाई। पता है, प्रेगनेंसी में ना चाहते हुए आपके सामने वो वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ तब मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। पानीपत मेरा सेंटर आया था, सुबह की मेरी शिफ्ट थी। अब पतिदेव के साथ में एग्ज़ाम देने गई तो सही, लेकिन जो उसका प्रोसीजर है वो इतना लंबा चौड़ा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। और फिर मतलब ना चाहते हुए भी मैं नहीं कर पाई। मुझे आज भी याद है कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने गई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था इस बार आर या पार। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे उम्मीद भी थी कि इस बार ही मेरा हो जाएगा, लेकिन वो जो 4 गुना वाला सिस्टम है ना, उसके चलते सब कुछ धरा का धरा रह गया, नहीं हो पाया सिलेक्शन। कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में थी उस टाइम पर। और मेरे लिए पहली इम्पोर्टेंस ये थी कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी हो। अगर मेरी हेल्थ अच्छी होगी तभी मैं आगे फर्दर प्रिपेयर कर पाऊँगी। एग्ज़ाम लाइफ का एक पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। काफ़ी बच्चों ने इस 4 गुना के चक्कर में सुसाइड भी कंडक्ट करा, काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए, काफ़ी लोग ओवर एज हो गए और काफ़ी लोगों ने तैयारियां ही छोड़ दी कि हरियाणा में तो कुछ नहीं होने वाला। और इस बार का सीईटी भी सुर्खियों में चल रहा है। कह रहे थे कि 15 नवंबर तक फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, अभी तक फॉर्म की कोई अपडेट नहीं है। और ये 4 गुना वाला सिस्टम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मेरे साथ जिन्होंने ग्रुप डी की पोस्ट पर ज्वाइन करा था वो मोस्टली बच्चे
ग्रुप सी में सिलेक्ट हो चुके हैं, कोई ग्राम सचिव, कोई पटवारी, कोई क्लर्क, और मैं रह गई सिर्फ ग्रुप डी में। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है यार, जब आपके साथ मेहनत करने वाला बच्चा, आपके साथ पढ़ने वाला बच्चा आगे निकल जाता है और आप वहीं की वहीं रह जाते हो, ये जानते हुए भी कि आप कर सकते हो, आप में अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप भी औरों के साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां, कुछ सिचुएशंस घर गृहस्थी में ऐसी हो जाती कि ना चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ ग्रुप सी के एग्ज़ाम में हुआ। एक तो हरियाणा में एग्ज़ाम टाइम पे होते नहीं है, और अगर होते हैं तो उनका सिलेबस अनप्रेडिक्टेबल होता है। पिछले जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं इनमें फिर भी कह सकते हैं कि सिलेबस ठीक ठाक आया, लेकिन इससे पहले होने वाले एग्ज़ाम्स का आप सिलेबस उठाकर देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसा एग्ज़ाम पेपर आया था, क्या कट ऑफ गई थी। सीईटी से पहले हरियाणा में भर्तियों का बुरा हाल था, और उससे पहले तो कांग्रेस सरकार है, उनकी भर्तियों के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहूँगी। तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए बेशक मैंने प्रिपरेशन करा था, मैंने पेपर भी दिया था, लेकिन 4 गुना वाले सिस्टम के चलते मात्र मैं 2 नंबरों से रह गई, तो मैं सीईटी मेंस नहीं दे पाई। 4 गुना वाली लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था, ना फर्स्ट लिस्ट में था ना सेकंड लिस्ट में था, तो वहीं रह गई। तैयारी खूब करी थी, बहुत ज़्यादा दिल से चाह रही थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। ग्रुप सी ना सही, ग्रुप डी सही, जॉब तो मिल गई, एटलीस्ट फाइनेंशियली तो स्टेबिलिटी है मेरे पास। और अभी मैं फर्दर ग्रुप सी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जो पहले एग्ज़ाम होगा उसमें मैं अपना 100% दूंगी, और इस बार तो मैं पूरा दृढ़ संकल्पित हूँ कि हाँ मेरे को करना ही करना है। आगे देखो, हमारे हाथ में मेहनत करना है, फल देना उस ईश्वर के हाथ में है। देखो जो होगा वो देखा जाएगा। और ये जो प्यारी सी बच्ची आप घूमते हुए देख रहे हो, ये थी उस टाइम पे ग्रुप सी ना सही, लेकिन भगवान ने ये प्यारी सी फूल सी बच्ची दी है मुझे। और कहते हैं कि जो भगवान की प्लानिंग होती है ना, वो आपकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। अभी जब मैं सिचुएशंस देख रही हूँ तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि शुक्र है भगवान, मुझे ग्रुप सी की जॉब आपने नहीं दी, वरना मैं इस प्यारी सी बच्ची और जॉब को दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करती। अब ग्रुप डी में इतना वर्कलोड नहीं है, और अभी तक पोस्ट डिपार्टमेंट हमें नहीं मिले हैं, तो इतना वर्कलोड हमारा नहीं है। तो मैं अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख सकती हूँ, उसे फुल टाइम दे रही हूँ और अपनी फर्दर स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ कि शायद कुछ बेटर भगवान ने मेरे लिए सोच रखा हो, शायद कुछ बेटर मेरी लाइफ में होने वाला हो। क्योंकि पॉजिटिविटी बनाए रखना ही ज़िंदगी का मेन उद्देश्य है। नेगेटिविटी में ना हम जी सकते हैं, ना ही कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद यही था कि मेरे जैसी ना जाने कितनी हाउसवाइफ है, कितनी एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब कुछ भी लगा लो यार, चाहे फिजिकल स्टेट लगा लो, चाहे मेंटल स्टेट लगा लो, चाहे घर की जिम्मेदारियां लगा लो, चाहे बच्चों की हेल्थ लगा लो। हमारे पास हज़ारों डिस्ट्रक्शन होती है, हमारे पास हज़ारों बहाने होते हैं पढ़ाई ना करने के, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए, और उस बहाने को पकड़कर बस लग जाओ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। दे दो इस बार अपना 100%, ना जाने आगे क्या सरकार नई स्कीम ले आए, आगे सिलेक्शन हो या ना हो, आगे वैकेंसी आए या ना आए, क्योंकि सदा आपका शरीर एक जैसा नहीं रहने वाला, सदा आपकी मेंटल हेल्थ एक जैसी नहीं रहने वाली। डिस्ट्रक्शन तो लाइफ लोग यूं ही चलते रहेंगे, लेकिन ये जो जज्बा है ना कुछ कर दिखाने का, ये जो आपके भी दिमाग की स्थिति है कि हाँ सरकारी नौकरी लगना है, ये जो जुनून है ना, ये जिंदा रहना ज़रूरी है, और मेरे अंदर अभी जिंदा है। इस भर्ती में मेरा नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट भर्ती में मैं अपना 100% दूंगी, और तब मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा तो सिर्फ एक जज्बा कि हाँ कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर रुक गए तो रुकने का नाम तो ज़िंदगी है ही नहीं। और अब ये YouTube चैनल स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य मेरे यही था कि जो मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो बस जैसा जहाँ जो चाहा वैसे मैं चलती रही। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को वो गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि अपने हिसाब से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उस हिसाब से आपके डाउट्स के आंसर दे पाऊँ। फिलहाल तो ये मेरे को वीडियो बनाने नहीं दे रही है, क्योंकि मैडम अब सो के उठ चुकी है और फुल ऑन मस्ती के मूड में है। तो अगर जाओ खेलो तो
जी फिलहाल मैं मदरहुड और अपने ग्रुप डी का दोनों का आनंद ले रही हूँ, साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रही हूँ। और अभी एक नया पंगा और स्टार्ट कर लिया ये यूट्यूब चैनल का, देखते हैं कैसा ये चलता है, आगे ग्रो भी होता है या नहीं होता है। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।